तो इस वीडियो के अंदर ज़ायोन को फर्स्ट टाइम एयर टेंशन क्लैन की हिस्ट्री के बारे में पता चलने वाला है और साथ ही ज़ायोन को पिलरिफाइंग डेमोनिक लोटस के लास्ट में फ्रैगमेंट के बारे में भी पता चलने वाला है और साथ ही हमें मास्टर यालो की पास्ट लाइफ के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। तो वेल दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का बैटल थ्रू द हेवन की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जो ज़ायोन और हेचिंग होते हैं वो एंशिएंट लाइटनिंग पोल से वापस एंशिएंट ड्रैगन क्लैन आ जाते हैं और वापस आने पे ज़ायोन को पता चलता है कि किंगलिंग एंशिएंट हेवनली सर्पेंट के सोल को रिफाइन करके डाउजन के 6 स्टार पे पहुंच चुकी है। फिर ज़ायोन ने एल्डर जूली से पूछा था कि जिया कहाँ पे है। फिर एल्डर जूली ने ज़ायोन को बताया था कि जो जिया है वो वापस से अपने रिट्रीट में चली गई है। तो यह सुनने के बाद ज़ायोन अब वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता था और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे और नहीं रुकना चाहूंगा। और ज़ायोन की ये बात सुनकर एल्डर जूली भी उसे इस बार नहीं रोक पाते, जिसके बाद ज़ायोन, किंगलिंग और हेचिंग एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से निकल गए थे और एक माउंटेन रेंज के ऊपर अपीयर हुए थे। ज़ायोन और किंगलिंग को वहाँ पर छोड़ने के बाद एल्डर हेचिंग भी वापस एंशिएंट ड्रैगन क्लैन आ चुके थे और ज़ायोन और किंगलिंग निकल चुके थे फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए। तो हमारा लास्ट पार्ट वहीं पे एंड हुआ था। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर यालो को कुछ सेंस होता है। तो वो कहते हैं कि फाइनली ये दोनों वापस आ चुके हैं और मास्टर यालो के कहते साथ ही वहाँ पे ज़ायोन और किंगलिंग अपीयर होते हैं और ज़ायोन को देखकर फेंग जुंगजी भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ज़ायोन इस टाइम पर उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी मास्टर यालो भी ज़ायोन से कहते हैं कि लगता है तुम्हें इस जर्नी के दौरान काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। यह सुन के ज़ायोन भी मुस्कुराने लगता है और मास्टर यालो की साइड में आके बैठ जाता है और अपनी पूरी जर्नी यानी इस जर्नी के दौरान उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ वो मास्टर यालो और फेंग जुंगजी को बताना शुरू कर देता है। और ज़ायोन की इस पूरी जर्नी को सुन के दोनों हाँ में नोट करते हैं और तभी मास्टर यालो कहते हैं कि ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से भी मिल पाए। और तभी मास्टर यालो ज़ायोन से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। यह सुन के ज़ायोन सवाल करते हुए पूछता है कि गुड न्यूज़ लेकिन क्या। तो मास्टर यालो ज़ायोन से कहते हैं कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में है। यह सुन के ज़ायोन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लास्ट में फ्रेगमेंट को भी ऑब्टेन कर लिया गया है। और भाई ये एक ऐसी फ्लेम है जिसके सपने ज़ायोन अभी तक देखता आया है और हेवनली फ्लेम्स में इसकी रैंकिंग 3rd लेवल की है। और यह बताना इसके लिए काफी है कि इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है और अगर ज़ायोन इसे स्वेलो करके एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ सीधा डाउजन के पीक पर पहुंच जाएगी। और ज़ायोन को ऐसे सपने देखते हुए देख मास्टर यालो उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा देते हैं और उससे कहते हैं कि इतना आसान भी नहीं होने वाला है। ये सुनकर ज़ायोन को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया हो। अभी मास्टर यालो आगे बताते हुए कहते हैं कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इवन कि मैंने भी उसे अभी तक नहीं देखा और तुम्हें इसके पहले ही 3 में फ्रेगमेंट मिल चुके हैं। इसके लिए तुम्हें हेवन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन उस लास्ट में फ्रेगमेंट को हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। ये सुन के ज़ायोन थोड़ा उदास हो जाता है। तो मास्टर यालो से सवाल करते हुए पूछता है कि टीचर आप कौन सी गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। ये सुन के मास्टर यालो हंसते हुए कहते हैं कि भले हमने उस लास्ट में फ्रेगमेंट को हासिल न किया लेकिन हमें उसके बारे में न्यूज़ मिली है। ये सुन के ज़ायोन एक्साइटेड होते हुए मास्टर यालो से कहते हैं कि टीचर आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिली है। तो आगे मास्टर यालो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर हर कुछ सालों के बाद एक स्पेशल स्पिरिचुअल ट्रेड होती है और इस स्पेशल ट्रेड फेयर के बारे में किसी ऑर्डिनरी एक्सपर्ट को भी कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि वो एक्सपर्ट जो डाउजन क्लास में भी पहुंच चुके हैं उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट की स्ट्रेंथ कम से कम डाउजन स्टार की पीक पे होनी चाहिए। और मास्टर यालो की इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर ज़ायोन भी शॉक्ड हो जाता है और अपनी शौक से भरी आवाज में कहता है कि एक स्पेशल ट्रेड फेयर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए डाउजन स्टार की पीक पर होना चाहिए। आखिर ये क्या बवाल है, क्योंकि ज़ायोन को इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा ही भयानक लग रही होती है। ये सब सोचने के बाद ज़ायोन मास्टर यालो से पूछता है कि क्या डेमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट में फ्रेगमेंट इस ट्रेड फेयर में अपीयर होने वाला है। यह सुनकर मास्टर यालो अपना सर हाँ में हिलाते हैं और ज़ायोन से कहते हैं कि इस स्पेशल ट्रेड फेयर में मेरे कुछ दोस्त हैं और उन्हीं के थ्रू मुझे इस मैग फ्रेगमेंट के बारे में पता चला है और उस मैग फ्रेगमेंट के ओनर को पता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लास्ट मैग फ्रेगमेंट है, लेकिन उसके पास इस मैग फ्रेगमेंट का एक ही टुकड़ा है तो इसलिए इसके बदले एक्सचेंज करना चाहता है। ये सुन के ज़ायोन कहता है कि उस ओनर को पता है कि डेमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट मैग फ्रेगमेंट है तो उसे उस मैग फ्रेगमेंट के एक्सचेंज में कुछ हाई लेवल का ही चाहिए होगा, तो इसे हासिल करना काफी मुश्किल भरा होने वाला है। यह सुनकर मास्टर यालो ज़ायोन से कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमारे पास अब और कोई रास्ता भी नहीं है और बस यही एक खबर है जो कि डेमोनिक लोटस फ्लेम से रिलेटेड है।
और अगर हम उस लास्ट मैग फ्रेगमेंट को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं लगाने वाले तो हमें डेमोनिक लोटस फ्लेम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। ये सुन के ज़ाओयान अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि डेमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट मैग फ्रेगमेंट किसी के पास भी क्यों ना हो, हमें उसे हर हाल में हासिल करना होगा। और भाई ज़ाओयान इस फ्लेम के फर्स्ट मैप को हासिल करने के बाद इस फ्लेम के पीछे हाथ धो के पड़ गया था और काफ़ी और मुश्किलों का सामना करते हुए ज़ाओयान ने बाकी के 2 मैप फ्रेगमेंट को भी हासिल किया था। और अब जब सिर्फ एक ही मैप फ्रेगमेंट बाकी रह गया है तो ज़ाओयान बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। अगर वो किसी तरह में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर लेता है तो वो हॉल ऑफ सोल से भी भिड़ने के काबिल हो जाएगा और फिर भले उसके सामने 90 आंसू है या फिर कोई और पावरफुल एक्सपर्ट, वो इस हेवनली फ्लेम से सबका भरता बना के रख देगा। तभी मास्टर यालो कहते हैं कि स्पेशल ट्रेड फेयर हर 10 साल के बाद होती है। वहाँ पे काफी ज्यादा मिस्टीरियस ट्रेजर भी अपीयर होते हैं, यहाँ तक कि टियान क्लास के भी स्किल को वहाँ से हासिल किया जा सकता है। मास्टर यालो के इन शब्दों को सुन के ज़ाओयान के तोड़ते उड़ जाते हैं और उसके मन में स्पेशल ट्रेड फेयर के लिए इंटरेस्ट अब और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अगर बात हो 2 टियान क्लास के स्किल्स की तो वो किसी पावरफुल एक्सपर्ट्स के पास ही होती है और इन ट्रेजर को सेक्स अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं। और आखिर इन टियान क्लास की 2 स्किल्स का एक्सचेंज कैसे पॉसिबल है, और इसकी परफेक्ट एग्जांपल है ज़ाओयान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। और अगर उसका लक अच्छा ना होता तो इसे 2 स्किल कभी ना मिलती, क्योंकि ये जो टियान क्लास की स्किल होती है बहुत ज्यादा रेयर होती है और किसी ट्रेड फेयर में इनका अपीयर होना ये कोई आम बात नहीं। और इससे पता लगता है कि वो ट्रेड फेयर कितनी हाई लेवल पे होगी। तभी ज़ाओयान मास्टर यालो से पूछता है कि टीचर इस ट्रेड फेयर को स्टार्ट होने में अभी कितना टाइम बाकी है। ये सुन के मास्टर यालो ज़ाओयान को बताते हुए कहते हैं कि स्पेशल ट्रेड फेयर को स्टार्ट होने में 1 साल से भी कम टाइम बाकी रह गया है। ये सुन के ज़ाओयान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ज़ाओयान के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर फेंग ज़ोनजी उससे कहते हैं हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर तुम्हें हेवनली फ्लेम चाहिए तो तुम उसे खुद ढूंढ सकते हो और तुम उनके ऊपर भी डकैती डाल सकते हो जो कि पहले ही हेवनली फ्लेम्स को पोजेस करते हैं। अगर बर्निंग फ्लेम वैली को छोड़ दिया जाए तो ऐसा डाउकी कॉन्टिनेंट में कौन सा फैक्शन है जिसके पास इतनी ज्यादा हेवनली फ्लेम्स हैं। ये सुन के मास्टर यालो मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं कि अगर बात करें सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम पोजेस करने वाले फैक्शन की तो वो यान क्लैन है। ये सुनकर ज़ाओयान थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस फैक्शन के बारे में कद्दू भी पता नहीं होता और उसने उस फैक्शन के बारे में कुछ भी सुना नहीं होता। तभी मास्टर यालो ज़ाओयान से कहते हैं कि ये 8 एंशिएंट क्लैन में से एक है और तुम इसे ग्रेट फैक्शन भी बोल सकते हो और इसकी स्ट्रेंथ को तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सेंट्रल प्लेन्स को जितना सिंपल समझ रहे हो ये इतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है और इस कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसी पावरफुल एग्जिस्टेंस है जो कि कुगलैंड से भी ज्यादा छुपी हुई है। और 8 एंशिएंट क्लैन के बारे में सुनकर ज़ाओयान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और थोड़ा हिचकिचाने के बाद वो मास्टर यालो से पूछता है कि टीचर अभी 8 एंशिएंट क्लैन्स क्या बवाल हैं। ये सुन के मास्टर यालो ज़ाओयान से कहते हैं कि गुगलैंड और हान क्लैन, जिन्हें के सोल क्लैन के नाम से भी जाना जाता है, ये उन 8 एंशिएंट क्लैन में से एक क्लैन है और अगर इन दोनों क्लैन को छोड़ भी दिया जाए तो 5 ऐसे क्लैन हैं जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ये है याओ क्लैन, यान क्लैन, सी क्लैन, ली क्लैन और लिन क्लैन। और इन फैमिलियर नाम को सुनकर ज़ाओयान एक गहरी सांस लेता है क्योंकि उसे ऐसे लगता था कि हॉल ऑफ सोल ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड बात है कि सोल क्लैन उन 8 एंशिएंट क्लैन में से एक क्लैन है। तभी ज़ाओयान को कुछ सेंस होता है और वो कहता है कि टीचर ये तो बस 7 ही क्लैन्स हैं और भाई अब बात को जरा ध्यान से सुनना क्योंकि अब बात होने वाली है बा क्लैन की। और ज़ाओयान की बात सुनकर मास्टर यालो ज़ाओयान को बताते हुए कहते हैं कि एक और ऐसा एंशिएंट क्लैन है जिसे बाकी के एंशिएंट क्लैन के द्वारा अबैंडन कर दिया गया था और वो है ज़ियाओ क्लैन, यानी कि तुम्हारी फैमिली। मास्टर यालो की ये बात सुनकर ज़ाओयान को 440 वोल्ट का एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी ज़ियाओ फैमिली जो कि जैसे तैसे करके जामा एम्पायर के अंदर सर्वाइव करती आ रही है उसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा भयानक होगा। और भले ही ज़ाओयान को ना पता हो कि एंशिएंट टाइम में ज़ियाओ क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन अगर वो गू क्लैन और सोल क्लैन जैसे पावरफुल फैक्शन के साथ कंपेयर किया जा सकता है तो डेफिनेटली ज़ियाओ क्लैन की स्ट्रेंथ उस टाइम पे काफी ज्यादा भयानक रही होगी। लेकिन एक टाइम पे ज़ियाओ क्लैन जो कि इन एंशिएंट क्लैन का भी बाप रहा होगा वो इस टाइम पे ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है। तो मास्टर यालो ज़ाओयान को बताते हुए कहते हैं कि ज़ियाओ क्लैन के अंदर एक दाऊदी का जन्म हुआ था, इस वजह से ज़ियाओ क्लैन के डिसेंडेंट के पास दाऊदी ब्लड लाइन हुआ करती थी, लेकिन ये ब्लड लाइन तुम्हारे एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन तक की पहुंच सकी क्योंकि उन्होंने इस ब्लड लाइन को पूरे तरीके से यूज कर लिया था। तो मास्टर यालो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि दाऊदी ब्लड लाइन भले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहती और एक टाइम ऐसा भी आता है कि इस ब्लड लाइन की पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है और अगर इस ब्लड लाइन को बरकरार रखना है तो क्लैन के अंदर एक दाऊदी को जन्म लेना होगा जिसकी वजह से ब्लड लाइन के अंदर एनर्जी और लाइफ बनी रहे। लेकिन दुख की बात तो यह है कि उसके बाद ज़ियाओ क्लैन के अंदर एक भी दाऊदी अपीयर नहीं हुआ
और उस डाउडी के बाद ज़्याओ क्लैन के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल ज़्याओ जुआन ही थे। और भले ही ज़्याओ जुआन ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया हो, लेकिन वो फिर भी ज़्याओ क्लैन को नहीं बचा पाए। और इस टाइम पे तुम्हारे क्लैन की डाउडी ब्लड लाइन पूरे तरीके से वेस्ट हो चुकी है, क्योंकि इतने सालों से तुम्हारे साथ रहने के बावजूद भी मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर डाउडी ब्लड लाइन के बारे में कुछ घंटा भी महसूस नहीं हुआ। और तुम्हें भी इस बारे में अच्छे से पता होगा। ये सुनकर ज़्याओयान भी हाँ में नोट करता है, क्योंकि इतने सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद जब भी ब्रेक थ्रू करने का टाइम आता था तो ज़्याओयान ने अपने आप पर ही भरोसा किया है, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। तभी मास्टर यालो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में ऐसा सब कुछ सोचकर उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी अभी के स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम्हें डाउडी ब्लड लाइन की ज्यादा नीड भी नहीं है। और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम एक ना एक दिन अपने ज़्याओ क्लैन की डाउडी ब्लड लाइन को दोबारा से वेक कर लोगे। और यह सुनकर ज़्याओयान के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। और वैसे भी उसके अभी की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो अगर उसका सामना उन 8 एंशिएंट क्लैन में से किसी की यंगर जनरेशन के साथ हो जाता है, तब भी ज़्याओयान को उनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे फिर उनके पास डाउडी ब्लड लाइन ही क्यों ना हो। तो ज़्याओयान अपने ज़्याओ क्लैन की हिस्ट्री के बारे में जानकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान किसी बात के ऊपर जाता है। तो मास्टर यालो की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि टीचर, आपको इन 8 एंशिएंट क्लैन के बारे में आखिर इतने अच्छे से कैसे पता है, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी आम इंसान को पता होना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। यह सुनकर मास्टर यालो थोड़ा सा हैरान होते हैं और वो ज़्याओयान से कहते हैं कि लगता है लिटिल फेलो तुम्हें पता चल चुका है। तो ज़्याओयान सवाल करते हुए पूछता है कि टीचर, क्या आपका ज़्याओ क्लैन के साथ कोई कनेक्शन है? यह सुनकर मास्टर यालो मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट काफी ज्यादा उदासी भरी होती है। तो ज़्याओयान को बताते हुए कहते हैं कि मैं ज़्याओ क्लैन का ही एक मेंबर हूँ, लेकिन मैं उस ट्राइब से आता हूँ जिसे ज़्याओ क्लैन द्वारा छोड़ दिया गया है। यह सुनकर ज़्याओयान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ देर शांत रहने के बाद मास्टर यालो से पूछता है कि टीचर, आपके मेडिसिन रिफाइनमेंट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद डाउकी कॉन्टिनेंट में कोई आपको मैच कर सकेगा, फिर वो सो कॉल्ड याओ क्लैन आपको कैसे अबैंडन कर सकता है। सुनकर मास्टर यालो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये सब डाउडी ब्लड लाइन की वजह से, और ये कहते हुए मास्टर यालो की बाकी की स्माइल भी चली जाती है। तभी वो ज़्याओयान को बताते हुए कहते हैं कि कोई भी चाइल्ड जो एंशिएंट क्लैन में जन्म लेता है उसके ऊपर किसी भी नॉर्मल चाइल्ड से ज़्यादा प्रेशर होता है, और जिसकी ब्लड लाइन ज़्यादा पावरफुल होगी वही उसका स्टेज डिसाइड करती है। लेकिन अभी के लिए हम लोग फिलहाल एक ही कश्ती में सवार हैं, क्योंकि मेरी बॉडी में जो ब्लड लाइन इस वक्त फ्लो कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है, यहाँ तक कि उसे इनसिग्निफिकेंट भी बोला जा सकता है। और जब मैं याओ क्लैन में था तो मुझे एक मिशन फेल होने के कारण मुझे मेरे क्लैन से ही निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी सैड और डिसैटिस्फाइड फील कर रहा था। जिसके बाद मैंने अपना सारा ध्यान पेल रिफाइनिंग और अल्केमी पे लगा दिया, और इसकी वजह से मैं सेंट्रल प्लेन में काफ़ी सालों तक भटकता रहा। और फिर धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी नॉलेज इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद मुझे ऐसे लगा था कि शायद मुझे मेरा क्लैन वापस बुला लेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मेरी ये उम्मीद भी खत्म होती गई। और मास्टर यालो आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि भले मुझे इस क्लैन ने बड़ा किया हो, लेकिन मुझे अब इस क्लैन में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही। और जब मैं काफ़ी छोटा था तभी मेरे माता पिता भी मारे गए थे, और फिर मैं धीरे धीरे करके उनके बारे में भी भूलता गया, इवन कि मुझे अब उनका चेहरा भी अच्छे से याद नहीं है। और याओ क्लैन में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरे बारे में पता होगा कि मैं याओ क्लैन का मेंबर हूँ, यहाँ तक कि हालो सोल को भी नहीं पता कि मैं याओ क्लैन का मेंबर हूँ। यह सुनकर ज़्याओयान भी एकदम शांत हो जाता है, और भाई ऐसा लगता है कि मास्टर यालो भी ज़्याओ क्लैन को ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि इतने सालों तक ज़्याओयान के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने ज़्याओयान को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। तभी ज़्याओयान मास्टर यालो से कहता है कि टीचर, आपके अभी के स्ट्रेंथ को देखते हुए अगर आप याओ क्लैन वापस जाना चाहो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। और ज़्याओयान की ऐसी बात सुनने के बाद मास्टर यालो ज़्याओयान से कहते हैं कि मेरा उस क्लैन में रुकने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और जब मैं इतने ऐसे से सेंट्रल प्लेन्स के अंदर भटक रहा था तो मुझे सिर्फ अपना नाम याओ चैन ही याद है, और ये याओ किसी याओ क्लैन का नहीं है। और चूंकि उन्हें लगता है कि मैं एक बेकार इंसान हूँ तो मैं उनको बताऊंगा कि आखिर सेंट्रल प्लेन्स में मेरी क्या वैल्यू है, और तब उन्हें समझ आएगा कि अगर किसी के पास डाउडी ब्लड लाइन नहीं होती तो उसके बावजूद भी वो टॉप एक्सपर्ट बन सकता है। ये सब कहते हुए उनकी नजर जाती है ज़्याओयान के ऊपर, और वो मुस्कुराते हुए ज़्याओयान से कहते हैं कि मैं उन्हें यह भी बताऊंगा कि मेरा डिसाइपल जिसे कि मैंने चूज किया है उससे वो डाउडी ब्लड लाइन वाले एक्सपर्ट भी कंपेयर नहीं किए जा सकते। ये सुनकर ज़्याओयान भी हाँ में नोट करता है, और इस टाइम पे उसके मन में सो कॉल्ड याओ चैन के लिए थोड़ी सी डिसलेक्शन फैल जाती है। मतलब कि अगर फ्यूचर में ज़्याओयान का सामना किसी याओ क्लैन के मेंबर से होने वाला है तो उसे पकड़ के अच्छे से धोने वाला है। तभी मास्टर यालो टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं कि चलो अब इस टॉपिक को छोड़ो, हम इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करेंगे। सिर्फ सेंट्रल प्लेन में कुछ ही ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्हें इन 8 एंशिएंट क्लैन्स के बारे में पता है, और लिटिल फेलो तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ हो चुकी है कि तुम इन 8 एंशिएंट क्लैन्स के बारे में जान सको, और यही वजह है कि मैंने तुम्हें इन 8 एंशिएंट क्लैन्स के बारे में बता दिया। और अगर बात की जाए उस क्लैन की जिसके पास सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम्स हैं
तो वो यान क्लैन है, जो कि उन 8 एंशिएंट क्लैन में से एक क्लैन है। तभी मास्टर यालो थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलते हैं कि जितना कि मुझे पता है कि यान क्लैन के पास इस वक्त 4 हेवनली फ्लेम्स होनी चाहिए, और उन हेवनली फ्लेम्स में 2 हेवनली फ्लेम्स ऐसी हैं जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में टॉप 10 में आती हैं। यह सुनकर ज़ियाओयान भी थोड़ा चौंक जाता है और वो कहते हैं कि 4 तरह की हेवनली फ्लेम, उसके लिए भी ये पहली बार है कि वो किसी ऐसे क्लैन के बारे में सुन रहा है जिसके पास 4 हेवनली फ्लेम्स हैं। ज़ियाओयान को हैरान होता हुआ देखकर मास्टर यालो ज़ियाओयान से कहते हैं कि अगर याओ क्लैन को छोड़ भी दिया जाए तो यान क्लैन के पास भी 2 तरह की हेवनली फ्लेम्स हैं, क्योंकि वो एंशिएंट मेडिसिन रिफाइनमेंट में महारत रखते हैं और इस क्लैन के अंदर कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में उन लोगों से ज़रूर मिलोगे और उन लोगों से मिलने के बाद उन लोगों के बारे में अच्छे से जान पाओगे, लेकिन तुम्हें फिर भी उन लोगों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेडिसिन रिफाइनमेंट की टेक्निक्स को देखते हुए याओ क्लैन के अंदर कुछ ही ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि तुम्हारा मुकाबला कर सकेंगे। और ये सुनकर ज़ियाओयान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर उन 8 एंशिएंट क्लैंस को छोड़ भी दिया जाए तो डाउकी कॉन्टिनेंट में ज़ियाओयान की पिल रिफाइनमेंट की टेक्निक टॉप क्लास की है, लेकिन फिर भी वो याओ क्लैन में मौजूद यंगर जनरेशन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए वो थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता है, लेकिन मास्टर यालो को देख के ऐसा लगता है कि ज़ियाओयान के ऐसे बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखते हुए उन्हें भी कद्दू फर्क नहीं पड़ता, और वो ज़ियाओयान से कहते हैं कि तुम्हें इन दोनों एंशिएंट क्लैन की हेवनली फ्लेम्स के ऊपर नजर नहीं टिकानी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से इनकी इनहेरिटेंस चलती आ रही है और इसी वजह से इन फ्लेम्स के ऊपर इनहेरिटेंस सील लगा दी गई है, और ये सील उन बर्निंग फ्लेम वैली के सील से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर तुम उन्हें हासिल कर भी लेते हो तब भी तुम उन्हें स्वेलो करके रिफाइन नहीं कर पाओगे। और ये सुन के ज़ियाओयान भी हाँ में नोट करता है, और वैसे भी उसके मन में ऐसा कोई थॉट नहीं होता, क्योंकि याओ क्लैन और यान क्लैन अभी तक सर्वाइव कर पाई हैं तो डेफिनेटली उनकी स्टैंड भी बहुत ज्यादा भयानक होगी, और ज़ियाओयान के अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनकी हेवनली फ्लेम्स पे डकैती मार पाए, क्योंकि ऑलरेडी हॉलो सोल ने ज़ियाओयान को मार मार के उसका भूत बना रखा है। इसलिए नए दुश्मन बनाने की भी ज़ियाओयान को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और खासकर तब जब आपके दुश्मन काफी ज्यादा पावरफुल हो। तभी ज़ियाओयान हेल्पलेस फील करते हुए कहता है कि लगता है मुझे स्पेशल ट्रेड फेयर का इंतजार करना होगा। यह सुनकर मास्टर यालो मुस्कुराते हुए ज़ियाओयान से कहते हैं कि अभी स्पेशल ट्रेड फेयर में काफी ज्यादा समय है, तो तुम्हें उससे पहले कहीं और जाना होगा। यह सुन के ज़ियाओयान मास्टर यालो से सवाल करते हुए पूछता है कि टीचर कहाँ पे, तो मास्टर यालो ज़ियाओयान से कहते हैं कि तुम्हें गूकलैंड जाना होगा। यह सुन के ज़ियाओयान के दोनों हाथ कपकपाने लगते हैं। तभी उसके थॉट में अपीयर होती है एक ऐसी लेडी जो कि पूरी दुनिया से अलग है। तभी ज़ियाओयान एक गहरी सांस लेता है, और जो ज़ियाओयान के माइंड में एक लेडी अपीयर होती है वो कोई और नहीं बल्कि वो होती है हमारी जूनर, सॉरी हमारी नहीं, ज़ियाओयान की जूनर। तभी मास्टर यालो ज़ियाओयान से कहते हैं कि आज से 1 महीने बाद गूकलैंड के अंदर एक एडल्ट सेरेमनी होने वाली है। इस सेरेमनी को हर 20 साल बाद गूकलैंड में परफॉर्म किया जाता है, और ये सेरेमनी गूकलैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एडल्ट्स जो इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं वो गूकलैंड की यंगर जनरेशन के काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स होते हैं, और ऐसे बहुत ही कम फैक्शंस हैं जिन्हें गूकलैंड का इनविटेशन मिलता है। और अगर मैं बैंगशेंग लेवल पे ना होता तो फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी इनविटेशन ना मिलता। तभी मास्टर यालो अपनी स्टोरेज रिंग से ब्लैक जेट टोकन को बाहर निकालते हैं, और इस ब्लैक जेट टोकन को देख के ज़ियाओयान थोड़ा सा अजीब फील करता है। तभी मास्टर यालो ज़ियाओयान से कहते हैं कि गूकलैंड का इनविटेशन टोकन है, जिसके पास ये टोकन होगा वही गू रेल्म के अंदर जा सकेगा। गू रेल्म में तो मुझे जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें फॉलिंग स्टार पवेलियन की अभी की सिचुएशन का पता है, और भले ही फॉलिंग स्टार पवेलियन को उन पावरफुल बुड्ढों ने ज्वाइन कर लिया हो, मगर हॉलो सोल किसी भी वक्त दोबारा से फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर सकता है। भले ही इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो, क्योंकि उनको एक चीज़ से अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, और वो है मेरी बैंगशेंग लेवल की पावर। तो इस वजह से मैं गूकलैंड बिल्कुल नहीं जा सकता, तुम्हें मेरी जगह गूकलैंड जाना होगा, और तुम्हें ही इस इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करना है। और ये सब कुछ बताने के बाद मास्टर यालो ज़ियाओयान को ब्लैक जेट टोकन पकड़ा देते हैं, और जब ज़ियाओयान उस इनविटेशन टोकन को ले लेता है तो वो सोचता है कि गूकलैंड ऐसी पावरफुल एग्जिस्टेंस है जिसके ज़ियाओ क्लैन से काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं, और फाइनली वो उन लोगों से जाके मिलने वाला है। और ज़ियाओयान जैसे इस जेट टोकन को टच करता है वो फौरन अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है, और तभी मास्टर यालो ज़ियाओयान को बताते हैं कि जिन लोगों को गूकलैंड में इन्वाइट किया गया है वो काफ़ी पावरफुल और टॉप एक्सपर्ट हैं, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होगा, और तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ उन लोगों के बराबर है। तो क्या तुम में ज़ियाओ क्लैन जाने की हिम्मत है? ये सुन के ज़ियाओयान के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। तो तभी ज़ियाओयान कहता है कि टीचर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका एक डिसाइपल आपका नाम मिट्टी में बिल्कुल भी मिलने नहीं देगा। यह सुन के मास्टर यालो भी मुस्कुराने लगते हैं, तो ज़ियाओयान से कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस तुम थोड़ा केयरफुल रहना, और कुछ देर आराम करने के बाद तुम यहाँ से गूकलैंड के लिए निकल सकते हो। और मैं तुम्हारे और जूनियर के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, और जब तुम गूकलैंड की टेरिटरी में एंटर करो तो तुम्हें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उस लड़की की पोजीशन गूकलैंड में काफ़ी ज़्यादा हाई है, और उस लड़की की ब्लड लाइन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है।
इसलिए उस लड़की के पास उस डाउडी ब्लड लाइन तक पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो फिर अगर तुम उस लड़की के साथ रहना चाहते हो तो ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। मास्टर याओलाओ की इन सारी बातों को सुन के ज़ियाओयान भी साइलेंटली हाँ में नोट करता है और ज़ियाओयान को पता चल गया था कि गूकलैंड में जूनियर की पोजीशन काफी ज्यादा हाई है, लेकिन वो लड़की जो कि ज़ियाओयान के दिल में अब बस चुकी है, अब वो किसी भी कीमत पे उस लड़के से अलग नहीं हो सकता। और इस डाउकी कॉन्टिनेंट में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ज़ियाओयान और जूनियर को अलग कर सके, चाहे वो फिर पावरफुल गूकलैंड ही क्यों ना हो। तभी मास्टर याओलाओ ज़ियाओयान से कहते हैं कि जब तुम गूकलैंड के लिए निकलो तो टियानहाओ जुंजी और लिटिल फेरी डॉक्टर को भी साथ ले जाना, क्योंकि कुछ मेडिसिनल पिल्स की वजह से टियानहाओ जुंजी की स्ट्रेंथ डाउजन के 6 स्टार पर पहुंच चुकी है। और रही बात लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो उसकी पॉइजन बॉडी को रिफाइन करने में मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प की है, क्योंकि उसे अपनी जगह को पर्सनली खुद ही ढूंढना होगा। और ये सुनकर ज़ियाओयान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो मास्टर याओलाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि टीचर कौन सी जगह। तो मास्टर याओलाओ ज़ियाओयान को बताते हुए कहते हैं कि वहाँ पे कोई आम इंसान नहीं जा सकेगा और वहाँ पर जाने के बाद उसको एक मेथड मिलेगा जिसका इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पॉइजन बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। और मैंने उसी जगह से स्पिल मेथड को हासिल किया था, मतलब भाई मास्टर याओलाओ ने स्पिल को खुद क्रिएट नहीं किया। ये सब कुछ तो फिलहाल के लिए आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा भाई, अभी फिलहाल मेरे भी सर के ऊपर से ही जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यार, एक जगह पे काफी देर पहले एक एल्डर रही होगी और शायद से उसके पास भी पॉइजन बॉडी रही होगी, तो उसी ने स्पिल मेथड को क्रिएट किया होगा। भाई मेरी तो समझ में फिलहाल यही आया, आई होप आप भी समझ गए होंगे। तभी ज़ियाओयान भी हैरान होते हुए सोचता है कि वो कौन होगा जिसने स्पिल मेथड को क्रिएट किया होगा, उसे पॉइजन बॉडी की इतनी अच्छे से समझ कैसे होगी। तभी मास्टर याओलाओ कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई और इंसान नहीं है जो कि उससे ज्यादा पॉइजन बॉडी को अच्छे तरीके से जानता हो, क्योंकि उसके पास भी एक वोकल पॉइजन बॉडी थी। बस वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह लकी नहीं थी, क्योंकि जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तभी उस वोकल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने का मेथड क्रिएट कर पाई। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर उस जगह तक पहुंच जाएगी तो उसे वो मेथड भी मिल जाएगा और लिटिल फेरी डॉक्टर डाउकी कॉन्टिनेंट की पहली इंसान होगी जो कि अपनी पॉइजन बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। जब लिटिल फेरी डॉक्टर वापस पहुंचे तभी तुम्हें गूकलैंड के लिए निकलना है। यह सुन के ज़ियाओयान भी हाँ में नोट करता है और उसका हाथ उस ब्लैक जेट टोकन पर कस जाता है और वो अपने आप से कहता है कि जूनियर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगली मरतबा हम गूकलैंड में मिलेंगे, तो तुम बस मेरा वेट करना। और ये कहने के बाद ज़ियाओयान अपने रूम के अंदर आ जाता है। वेल, इससे आगे क्या होता है वो तो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में ही पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट एंड हो जाता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में ज़ियाओयान और उसकी टोली निकलेगी गूकलैंड के लिए, जहाँ पे कि ज़ियाओयान के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस इंतजार कर रहे हैं। वेल, वो सारे सरप्राइजेस क्या हैं वो तो आपको कल के एपिसोड में ही पता लगेगा। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा भाई जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार, अपनी इस वाली वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।